इससे पूर्व वक्ता ने अपने वक्तव्य के दौरान इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था कि इस उपन्यास पर अगर कोई महिला पाठक या कोई स्त्री अगर अपने विचार रखती तो वो किस तरीके से रखती। तो हमारे बीच में कवयित्री और इस उपन्यास को उन्होंने पढ़ा है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सुनीता अवाबील जी हमारे बीच में हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि वो संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। करूँगी कि कम से कम सांगठनिक रूप से तो ये ज़रूर बात की जानी चाहिए थी कि जब किताब महिला पे अगर लिखी गई और आप चाहते हैं कि महिलाएं बोलें तो कम से कम महिला वक्ता को ज़रूर पोस्टर में जगह दी जानी चाहिए। ये जो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। मतलब वो समझ में नहीं, मतलब सब पे इतना दबाव है कि हमको महिला पे लिखना है या हमको नारीवादी बनना है। ये पुरुषों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा पिछले, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 10 सालों में बहुत ज़्यादा। मतलब लिखना है, बोलना है, लेकिन अगर आपके बीच या आपके आसपास ना नए महिला जो लिख रही हैं, बोल रही हैं, उनको पोस्टर में जगह नहीं देंगे। वो सुनने आएंगी, ठीक है, क्योंकि सर से मेरा बहुत पहले से परिचय रहा है, तो सर को मैंने पढ़ा किताब। मैंने इससे पहले ग्रामनाथ गोविंद भी मैंने पढ़ा था, और ये भी किताब मैं गई थी महाराजगंज से मिलने, तो मुझे किताब बाद में सर पहुँचाए डिपार्टमेंट में आके। तो कुल मिला के मैं सर को मतलब सबको सुनने आई थी। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगता है, मतलब हर जगह होता है। मतलब ये पहली बार नहीं है कि अच्छा आई है तो चलिए प्रतिनिधित्व दे देते हैं, ठीक है, दिख रही हैं, आई हैं तो बुलवा लेते हैं। तो इस तरह मत करिए। मतलब किसी लेखक, महिला लेखक को आप आलू मत बनाइए कि जहाँ दिख गए तो इस सब्जी में डाल लेते, उसमें डाल देते। ये सभी संगठनों से एकदम ये गंभीर मेरी जो है बात है कि इसको ज़रूर आप लोग नोटिस करें। या तो वक्त आइए तो उसको जो वो सुनने आइए उसको सुनने दीजिए, या फिर आपको लगता है इस पर बोलना चाहिए तो उसको पोस्टर में जगह दीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है सभी संगठनों की कि जो महिलाएं लिख बोल रही हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। वो नए हो, पुराने हो, जो भी टूटा फूटा बोले उनको ज़रूर आगे बढ़ाइए। ठीक है, कह दी मैंने अपनी बात, मैं आगे अब बात कह रही हूँ। पहले तो सर का बहुत आभार, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में पीएचडी किया, तो मेरा फील्ड वर्क नेपाल और भारत का ही था। पूर्वांचल का एक जिला महाराजगंज था और एक नेपाल का नवलपरासी। तो उस लिहाज से मैंने बहुत फील्ड वर्क किया, और मैं तमाम गांव, जिले, शहर, कस्बे जितने होते हैं नेपाल से लेके काठमांडू से लेके तमाम जो बॉर्डर के गाँव एकदम अंदर तराई तक मैंने लोगों का इंटरव्यू किया, घूमा, मिला लोगों से। तो जब मैंने उपन्यास ये रूपमती की डायरी पढ़ी तो वो मुझे बहुत जगह एकदम जैसे लगा मैं पात्रों के साथ में उन जगहों पे हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा मैं पात्रों के साथ सफ़र कर रही हूँ। अब ये था कि वो जो विवरण है स्थानीय स्तर पे जो विवरण है वो पुराने हैं, लेकिन मैं आज से 10 साल 7 साल 8 साल पहले तक मैं उन जगहों पे जाती रही हूँ और मैं अपना फील्ड वर्क के लिए। तो वो सबसे अच्छा लगा, मुझे लगा कि अच्छा मैं पात्रों के, मैं तो ये समझ रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं महाराजगंज से हूँ तो मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मैं पीजी यहीं से किया, उसके बाद मैं बाहर गई। तो जब सर बोले थे तो वो समय जो है ना, वो कालखंड की यात्रा में इन पात्रों के साथ और उसके साथ मैं समझ रही थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भी होता है जिसको बहुत सर ने बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया। स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे बोरसी है, छानी है, तमाम इस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। तो मेरा ये सुझाव इसको थोड़ा कोट करके या परिशिष्ट में या पहले नीचे की, क्योंकि ये स्थानीय शब्द हैं, भोजपुरी के शब्द हैं, अगर ये किताब बड़े फलक में पढ़ी जाएगी या उस पर बात की जाएगी तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो थोड़ा समझने में लोगों को आसानी होगी। संवेदना के स्तर पे शुरू में जब रूपमती के माँ का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, खैर वो प्रसव पीड़ा, राम प्यारी, जब वो प्रसव पीड़ा में थी तो आपस की महिलाएं आपस में बात कर रही है, लेकिन एक महिला लाके जब बोरसी उसको देती है, ये मुझे लगा कि ये जो उस समय प्रसव पीड़ा में सबसे ज़्यादा औरतों के साथ इस तरह का उपन्यास कर रहा है और विवाह संस्था की जो व्याख्या कर रहा है, उसमें जो सोनागाछी में रूपमती से एक कहती है महिला कि देखो विवाह करती तो भी तुम्हारे साथ यही होता, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता, यहाँ पे तुमको कोई मार नहीं सकता और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन विवाह संस्था में तुम्हारे मतलब विवाह करती तो
वहाँ तुम ना या वहाँ तुम, तब ये जो व्याख्या है ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस पर और बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं होता। वहाँ पे विवाह संस्था में भी औरत एक देह के रूप में होती है। फर्क ये होता है कि सास ससुर नौकर नौकरानी की तरह देखेंगे, पति देह की तरह देखेगा, और परिवार में जो पटीदार है, देवर ननद, वो हमेशा प्रतिद्वंदी की तरह देखेंगे। तो व्याख्या थोड़ी सी मुझे लग रहा है सरल हो गई है विवाह संस्था की और वैश्यालय या वैश्यावृत्ति की जो व्याख्या है। थोड़ा सा इसको भी एक उसमें एक जिक्र है यौन शोषण की, कि ये मुझे एकदम बिल्कुल एकदम सटीक लगा कि हर परिवार में महिलाओं के साथ रिश्ते में मजाक के नाम पे या बिना मजाक के नाम पे स्त्री के देह को छूने या कुछ भी करने की बड़ी आज़ादी हो जाती है, और अगर औरत विरोध करे तो उल्टा उसी पे सवाल खड़े होते। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल इसमें उठाया। दूसरा ये भी है कि अमूमन मेन स्ट्रीम का जो साहित्य लिटरेचर है, साहित्य, उसमें ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि दलितों में जो है पितृसत्ता नहीं है, और जब दलित नारीवाद उस पर बात करती है तो वो स्पष्ट कहता है कि अगर दलित समाज में पितृसत्ता नहीं होती, वहाँ काम का बंटवारा नहीं होता। जाहिर सी बात, वहाँ भी ये तय है कि महिला ही घर का काम करेगी और बाहर का भी करेगी, घर का काम भी उसी के जिम्मे है। तो बहुत सारे मामलों में सबने बहुत बेहतरीन जोड़ा है, और उदाहरण भी बहुत बेहतरीन दिया कि जो मजदूर महिलाओं के साथ कोई भी कहीं भी हाथ फेर के निकल जाए, और पति विरोध या परिवार का पुरुष विरोध करने के बजाय उसको उल्टा ही ताने मारता है कि जा फलाने से ये करा दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सच्ची और ज़रूरी चीज़ें लिखी गई है। दूसरा इसमें ये मुझे जो समझ में आया कि अच्छा, यहाँ पे पुरुष जो है या तो हवसी होगा या फिर इन सबों से ऊपर होगा। जैसे डॉक्टर रघुनाथ का चरित्र है, जब महिला के कंसेंट का या उसके तरफ से भी कोई प्रेम होगा, वो कहीं भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो होता ही है कि कभी भी कोई भी महिला है तो कितना भी हिंसा हो, उस उबरने के उसके पास तमाम तरीके होते हैं, प्रतिरोध करने को तरीके। वो दूसरे से प्रेम करेगी, परिवार में या पति से कुछ हो रहा है तो वो बाहर एक्स्ट्रा अफेयर करेगी, तो प्रतिरोध वो दूसरे कई तरीकों से महिला लेती है। वो थोड़ा इसका अभाव मुझे दिखा कि पुरुष जो है इसमें हमेशा केंद्र में ही रहा और महिला जो है सह रही है कई तरीके से। तो वो थोड़ा सा लगा कि इतना भी ठीक है, होता है महिलाओं के साथ, मैं इससे एकदम इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके पैरेलल भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। प्रतिरोध करने के तमाम तरीके होते, तमाम उपकरण होते, वो अपनी बात रखती है, वो उसकी कमी एकदम वो ना के बराबर है। और इसमें एक प्रेम की थोड़ी सी बस बेसिक लाइन, प्रेम की एक व्याख्या इसमें की गई है कि जब वो निर्मला को अपनी तरफ से प्रेम की बात आती है तो राकेश कहता है कि नहीं, हम दोस्त हैं, जबकि उन दोनों के भी शारीरिक संबंध हो चुके थे। तो पुरुष बहुत आसानी से जो है स्त्री के देह को भोग लेता है और दोस्त के नाम पे कट लेता है। मतलब जिम्मेदारी जब आती है या परिवार या समाज में मान सम्मान देने की बात आती है तो आराम से कट लेता है। तो कुछ चीज़ें जो है बहुत हो रहा। बाकी मैं आलोचक नहीं हूँ, मतलब एक स्त्री होने के नाते बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, ये क्योंकि ये पुरुष लिखा है इसलिए वो देह की समीक्षा या रिश्तों की समीक्षा या हिंसा की समीक्षा इस तरह से नहीं।